इक्वेशन के आफ्टर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है और किस तरह के इक्वेशन को हम होमोजेनियस कह सकते हैं, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे डिफाइन होती है और उस कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स, एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, उस पर जो भी रूल्स हैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी इसमें सॉल्व करूंगा। तो ये न्यू टॉपिक ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन मींस क्या होता है कि जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं उनके जो ऑर्डर होंगे यदि इक्वल होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो एट फर्स्ट कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल एन जेड अपन डेल एक्स एन प्लस ए1 मीन्स क्या, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। a1 is the constant coefficient and del n into del z and del x n minus 1 into del y plus a2 into del n z y del x n so on, that is a n on del n z y del y n equal to कैपिटल एफ एक्स वाई, यानी कि ये फंक्शन जो होगा राइट हैंड के लिए वह एक्स और वाई के टाइप में होता हो। अब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ऑपरेटर के टर्म में यदि लिखा जाए तो ऑपरेटर ये डेरिवेटिव ऑपरेटर होते हैं। कैपिटल डी इज डेल वाई डेल एक्स एंड डी डैश इज डेल वाई होता है। जब इस फॉर्म में, ऑपरेटर के फॉर्म में यदि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जाए तो दैट इज डी एन प्लस a1 डी एन माइनस 1 डी डैश सो ऑन, एंड ब्रैकेट में ये z जो है यही z है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y है और फंक्शन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि हम एक फंक्शन के फॉर्म में रिटन करें तो f ऑफ d एंड d डैश इंटू जेड इज कैपिटल एफ एक्स वाई हो जाएगा। तो यह एक होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म है, क्योंकि इसके जो है ऑर्डर जितने भी टर्म्स हैं वह इक्वल है। यहां देखिए d ये जो न्यूमरेटर में है n ऑर्डर के हैं और नीचे में जितना न्यूमरेटर में है उसमें यदि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऑर्डर को यदि ऐड किया जाए तो वह भी n हो जाएगा। तो सभी टर्म के जो ऑर्डर होंगे वह इक्वल होते हैं। तो यह इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा कंप्लीट। अब कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस होमोजेनियस इक्वेशन के जो कंप्लीट सॉल्यूशन हम ऑब्टेन करने जा रहा हूं, तो देयर आर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज ए कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड पार्ट इज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज डिनोटेड CF and particular integral is denoted PI। तो इस तरह से ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो सॉल्यूशन होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और दोनों पार्ट को यदि ऐड किया जाए CF और PI को तो उसके कंप्लीट सॉल्यूशन हमें फाइंड होती है।
अब क्वेश्चन उठती है कि हाउ टू फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे डिफाइन की जाती है, तो इसका दो पार्ट्स हैं, इसका भी दो पार्ट्स है। एट फर्स्ट पहले ये देखिए कि गिवन इक्वेशन इज एफ डी एंड डी डैश इंटू जेड के फॉर्म में यदि इक्वेशन को हम रिटन करते हैं और उसके राइट हैंड में एफ ऑफ एक्स यानी एक्स और वाई के फंक्शन में होता है, तो सबसे पहले हम ऑपरेटर में चेंज किया, उसके बाद जो है डी के कैपिटल डी के इक्वल में एम रखते हैं और कैपिटल डी डैश के बदले में वन यदि इसमें रख करके ये जो राइट हैंड को जीरो करके एक एक्सिलरी इक्वेशन हमें ऑब्टेन होता है। उस एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को ऑब्टेन करते हैं बाय फैक्टराइज। फैक्टराइज से हम जब इसको ऑब्टेन कर लेता हूं तब दो तरह की केस क्रिएट होती है। फर्स्ट केस में यदि रूट्स इक्वल नहीं हो, डिस्टिंक्ट रूट्स हो तब, और एक हो कि वह इक्वल हो, रिपीटेड हो, तब उस केस के लिए हम किस तरह से कंप्लीमेंट्री फाइंड करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है। सी एफ इक्वल्स टू F1 y प्लस M1 x प्लस F2 y प्लस M2 x सो ऑन। तो इसमें M और M2 जो है ये रूट्स हैं। यह जो है एक्सिलरी इक्वेशन को यदि रूट्स फाइंड करते हैं तो उसमें M1 M2 M3 का वैल्यू हमको फाइंड होता है। तो उस केस में यदि M1 और M2 यदि इक्वल नहीं होता है तो उस केस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब जब वह M1 और M2 यदि इक्वल होता हो दूसरा केस के लिए, तो उसकी कंप्लीमेंट्री फंक्शन इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होती है, F1 y प्लस mx और फिर प्लस x, यहां पर x F1 y प्लस mx, यानी कि यह m है, यह भी m है, इसमें m1 था, इसमें m2 था, और इस केस में x नहीं है प्रोडक्ट में, लेकिन इस केस में प्रोडक्ट ऑफ x है। तो इस तरह से दो केसेस से हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। और उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको ऑपरेटर को, जो भी ऑपरेटर है डी और डी डैश को, डी को m से और डी डैश को 1 से रिप्रेजेंट करने के बाद राइट हैंड के जो भी फंक्शन है उसे जीरो करके हम इसका जो है फैक्टराइज करके m का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, दैट इज रूट्स होता है। अब उस रूट्स पर थोड़ा सा कंसीडर करने के बाद यदि रूट्स डिस्टिंक्ट होता हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यदि वह इक्वल होता हो तो ये जो केस नंबर 2 अप्लाई होता है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आप हेलो 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 उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम किस तरह से फाइंड कर लेते हैं, तो इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन के लिए जो 2 पार्ट्स का है उसको हम फाइंड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने के आफ्टर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कंप्लीट ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें कैसे होता है, रूल्स होते हैं। इस रूल्स को फाइंड करने के लिए फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल तो इसमें जो गिवन होता है यानी f ऑफ d एंड d डैश इंटू जेड इक्वल्स टू f ऑफ x y जो होता है, इस कंडीशन में यदि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया जाए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का डिफिनेशन होता है कि 1 बाय f ऑफ d एंड d
एफ ऑफ एक्स वाई। इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैन बी रिटन एज, ये पर्टिकुलर देखिए आप राइट हैंड वाले को प्रोडक्ट में और लेफ्ट हैंड वाले को 1/, ये जो है उसके इनवर्स में लिखा जाता है। अब प्रोडक्ट दोनों के प्रोडक्ट जो होता है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को यदि लिखने के बाद ये जो राइट हैंड वाला फंक्शन है उस फंक्शन पर कंसीडरेशन की जाती है और उसी पर रूल जो है डिपेंड करता है इस पर, न कि इस पर डिपेंड करता है। अब इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई का जो नेचर होगा उस केस के लिए रूल नंबर 1 में आप देखेंगे कि रूल नंबर 1 क्या होता है इसके लिए। हेलो हेलो हेलो, यस सर। हाँ लिंक में है ना। when f of x y, ये राइट हैंड वाला जो फंक्शन है यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहता हो यानी ax प्लस by होता हो तो इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होती है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है इस तरह से हम पहले लिखेंगे f ऑफ d एंड d डैश इंटू e a x प्लस बी वाई। अब क्या करते हैं कि x वाले कोफिशिएंट और y वाले कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट के बदले में ये d के बदले में x के कोफिशिएंट और d डैश के बदले में ये जो है y के कोफिशिएंट को हम जब इसमें पुट करता हूं तो दैट इज f ऑफ a b और e a x प्लस b y होता है। तो इस तरह से रूल नंबर 1 में यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो राइट हैंड में, इक्वेशन के राइट हैंड में, तब हम इस फॉर्म से पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड कर लेते हैं। रूल नंबर 2 देखिए आप, ऐसे रूल नंबर 2 में क्या है कि यदि f ऑफ x y यदि साइन या कॉस के फॉर्म में रहता हो, जैसे साइन ax या प्लस by या कॉस के फॉर्म में रहता हो, ax प्लस by के फॉर्म में रहता हो, ऐसे कंडीशन के लिए जब हम pi डिफाइन करेंगे तो pi मींस 1/f ऑफ d एंड d डैश, f ऑफ d एंड d डैश इनटू साइन के या कॉस के एक ही फॉर्मूला होती है साइन ax प्लस by। अब इसमें देखिए आप जब साइन या कॉस के फॉर्म में रहता हो तो ऐसे कंडीशन के लिए आप इसको देखिए आप d यदि d रहता हो और d स्क्वायर के वैल्यू माइनस a स्क्वायर होता है और d एंड d डैश का वैल्यू माइनस ए बी होता है और d डैश स्क्वायर का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर होता है। इट मीन्स दैट कि जब कोई इक्वेशन के राइट हैंड का टर्म्स साइन या कॉस के टाइप्स में होता हो तो साइन में x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट उसमें प्रेजेंट रहता हो तब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में d स्क्वायर के बदले में माइनस ए स्क्वायर और d डैश के बदले में माइनस ए बी और d डैश के स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्म रखता हूं। इसमें जो है यदि d स्क्वायर नहीं रहता हो, केवल d रहता हो तो यह यूज नहीं हो सकता है। क्लियर? हेलो, तो इस फॉर्म के लिए हम क्या करता हूं, तो जब दैट फॉर्म इज कन्फर्म इनटू द d स्क्वायर एंड d डैश इंटू d 1 का स्क्वायर का यदि कंफर्म रहता हो
तो उस केस में हम जो ये वैल्यू को पुट किया है, उस केस में 1y माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर का कंफर्म करता हूं। इस तरह से ये सेकेंड रूल कंप्लीट होता है। ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल में आइए। हेलो, थर्ड रूल में, हेलो हेलो, हाँ सर। ये क्लियर हुआ? रूल्स अभी बता रहा हूं, इसमें 6 रूल है और 6 रूल को फॉलो कीजिए। आफ्टर दैट तब जो है कोई भी सॉल्यूशन इजी होगा। तो सेकेंड रूल आप समझे? यस सर। अब आइए थर्ड रूल में। ये थर्ड रूल क्या होती है? तो इसमें जब कोई भी एफ ऑफ एक्स यानी राइट हैंड फंक्शन जो होती है, रूल नंबर थर्ड जो है, इसमें देखेंगे कि व्हेन ये एफ ऑफ एक्स वाई यानी एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स एंड वाई के एम और एन के पावर में होता हो, या एक्स और वाई एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता हो, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो फाइंड होती है 1 बाय एफ ऑफ डी एंड डी डैश इज एक्स टू द पावर m एंड y टू द पावर n को हम क्या करते हैं, इस केस के लिए एक एक्सपेंशन को एक्सपेंशन में कन्वर्ट करता हूं। तो वह बाइनोमियल एक्सपेंशन आप देखे होंगे कि f एंड डी डैश को यदि -1 के एक्सपेंशन किया जाए और इस एक्सपेंशन में क्या करते हैं कि इसका एक इंटीग्रेशन को फाइंड करके उसके बाद जो है इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो है, जब ये केस आती है, कैसे आती है? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं पर कोई फंक्शन इस तरह से यानी कि d और d डैश के कन्फर्म में आया है, ये जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसमें से d का यदि वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो दैट इज 1 प्लस d डैश हो जाएगा। और यदि ये d डैश हो जाता है तो एक्सपेंशन के फॉर्म में 1 अपन d को कॉमन और d डैश पर यदि -1 पावर दिया जाए तो इसके एक्सपेंशन होती है 1 अपन d 1 माइनस d डैश, ऐसे बढ़ता जाता है। आपको जब भी ये जो 1 बाई डी होता है, व्हाट इज 1 बाई डी? 1 बाई डी इज द डिफरेंस इंटीग्रेशन। ये जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जो इसमें जो भी टर्म्स आएंगे उसका इंटीग्रेशन आप एडिशन फॉर्मूला यानी कि एडिशन फॉर्मूला से आप इसको जो होता है इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन करके आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो एग्जांपल में ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। अब आइए आप फोर्थ रूल देखिए क्या होती है। तो फोर्थ रूल, व्हेन, जब फोर्थ रूल में आप देखेंगे क्या कि कोई भी ये जो टर्म्स राइट हैंड के होते हैं, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में होता हो, यानी यदि ax प्लस बी वाई इंटू कोई भी टर्म, मान लिया कि ये जो है vxy है, यानी ये इसका जो फॉर्म है दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यदि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में हो तो ऐसे कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से फाइंड होती है? तो 1 अपन f ऑफ d एंड d डैश इंटू ax प्लस by, दैट इज a process of पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसमें अभी तक हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब इसको देखिए आप चूंकि इसके प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट में आप क्या देखते हैं
कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि ये जो ex प्लस बी वाई है, तो इसमें d के बदले में a यानी x के कोफिशिएंट और b डैश के बदले में y के कोफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट करके आप इस फॉर्म को इस तरह से कंफर्म कर लेते हैं कि 1 ये जो है d प्लस a और इंटू डी डैश प्लस बी के फॉर्म में लिख करके, और ये जो है इससे पहले वाला रूल के बेसिस पर आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर से आप समझें इसको, जब कोई राइट हैंड फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहता हो, तो उसमें जो इजी फंक्शन होते हैं और एक्सपोनेंशियल होता हो, तो d प्लस इसके कोफिशिएंट और d डैश में y के कोफिशिएंट इंटू वी एक्स का फॉर्म कर देता हूं, और इसे ये जो है लेफ्ट हैंड में लिख लेता हूं। इसके जो ऑपरेशन है ये इंड हो जाता है। अब इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो ऑपरेशन एफ ऑफ ये कोई फंक्शन एक्स वाई का है, अब इसमें इसका वैल्यू को जिस तरह से पहले वाला 3 रूल्स को फॉलो करेगा, उसी बेसिस पर इसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? हेलो हेलो, क्लियर हुआ? अब आइए आपको एक जनरल रूल हम अब बताने जा रहा हूं। ये जनरल रूल होता है, यानी कि सभी ऐसे भी आप किसी भी जो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड करना है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और केवल यही एक जनरल रूल ऐसा है कि एप्लीकेबल आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। जब भी कोई भी यदि f ऑफ d एंड d डैश यह इक्वल होता हो d माइनस एम डी डैश के, जब इस फॉर्म में ये जो f ऑफ d रहता हो, तो उस केस के लिए आप क्या करते हैं कि इसका pi फाइंड करने के लिए 1/d और m d डैश के फॉर्म लिख करके ये जो राइट हैंड वाला है एफ एक्स वाई, इसको लिख देता हूं। अब इस केस में देखिएगा कि रूट्स के जो m का वैल्यू आपको आया है, उस m के वैल्यू में एक एजम्पशन करते हैं। वह एजम्पशन क्या होती है कि y का वैल्यू, जैसे y का वैल्यू c माइनस एम एक्स, यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन के जो भी फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट होता हो, उसको हमने c एज्यूम किया है, उसी में से y को फाइंड कर लिया है। जैसे अभी आपने देखा कि y प्लस एम एक्स होता है एक फंक्शन, यदि इसमें से c को हम इसको एज्यूम करूं, तो y का वैल्यू c माइनस एम एक्स हो जाता है। ये जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन के फर्स्ट पार्ट का हमने c एज्यूम करके इसके वैल्यू को c माइनस एम एक्स इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में रखता हूं, और यदि पर्टिकुलर इंटीग्रल में रख लेता हूं, तो इस केस में एक हमें f ऑफ x जो होता है x और c माइनस एम एक्स के फॉर्म एक फंक्शन फाइंड होती है, और इस में आप पुट करके ये जो थर्ड रूल तक जो हमने डिस्कस किया है उससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन होता है इसमें भी, और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर c का वैल्यू को पुट करता हूं, तब यह जो है pi हमें फाइंड हो जाती है। क्लियर? अब आइए लास्ट रूल है वो 6 वाले, ये जो है रूल नंबर 6। इस रूल में देखिएगा क्या
कि यदि कोई भी रूल्स फेल कर रहा है, क्लियर? हेलो हेलो हेलो, यस सर। हाँ यस सर, एग्जांपल से क्लियर होगा सर। हाँ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। पहले तो रूल्स आप देखेंगे और रूल्स को नोट करेंगे। अब देखिए, आप 6th रूल जो होता है, ये सभी रूल्स कब फेल हो जाती है, जब d और d डैश का वैल्यू यदि पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर फॉर्म जो होती है 0 हो जाता है। तो ये जितने भी रूल्स हैं वो फेल हो जाते हैं। यदि रूल्स फेल हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वही 6th रूल कहता है। 6th रूल कहने का मतलब क्या, कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा कंसीडरेशन करना पड़ता है। न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद जैसे कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, उसमें जो x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट होते हैं, उसका जब वैल्यू पुट करता हूं, यदि 0 हो जाता है तो फिर इसको जो है, ये प्रोसेस को हम दोहराते हैं। फिर इस तरह से यदि 0 नहीं होता है तो वहीं पर इसकी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो जाती है। तो इस केस के लिए एक कंडीशन है कि पीआई जो होती है, जैसे कि आप देखे होंगे कि जब कोई कंडीशन यानी कि एक्स वाई के जगह पर ये जो है, यह एफ ऑफ ए बी, जब यह 0 हो जाता हो, उस कंडीशन, दैट इज द राइट हैंड टर्म्स है ये एफ ऑफ एक्स वाई, और उसमें ए और बी जो हमने लिखा है, इसमें x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है। जब इसकी वैल्यू को पुट किया जाता हो तो यह यदि 0 हो जाता है, तो इस कंडीशन में जैसे कि पी आई फाइंड करते हैं, तो पी आई इज एफ ऑफ डी एंड डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स वाई होता है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, जब यह 0 हो जाता है तो डेल एक्स बाय डेल वाई डेल एक्स इंटू एफ ऑफ डी एंड डी डैश, और इस तरह से इसमें जो है अगला रूल अप्लाई होगा। इसमें यदि आप डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करके एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट को पुट करेंगे, यदि 0 हो जाता है तो फिर इस प्रोसेस को आप डबल करेंगे, फिर भी 0 हो जाता है ट्रिपल करें। अरे जब तक यह 0 नहीं होता है तब तक ये प्रोसेस को डबल करते जाएंगे, और इस तरह से x मल्टीप्लाई होते रहेगा। ऐसा नहीं कि x एक बार किए दूसरे बार नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। x हर एक बार में ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, और इसकी फंक्शन के जो कोफिशिएंट होंगे उसमें आप पुट करते जाएंगे। यदि 0 होना छोड़ दे, यानी 0 नहीं होता हो, तब आपकी जो ये प्रोसेस है इंड कर जाती है और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो जाता है। तो इस तरह से आपने 6th रूल ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल का आपने फॉलो किया, और इसी कंप्लीमेंट्री फंक्शन के रूल और पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल से आप किसी भी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन आसान से कर सकते हैं। बड़ा इजी है। अब देखिए, एक एग्जांपल से आप देखिए, एक सिंपल एग्जांपल है जो रूल नंबर 1 पर डिपेंड कर रहा है, और यह रूल नंबर 1 पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है इसको देखिए आप, और कैसे सॉल्यूशन होती है इस हेलो हेलो कोई कंफ्यूजन? हेलो, कोई कंफ्यूजन है? यस सर, समझ में आया। कौन नहीं समझ में आया? नीचे वाला, सबसे लास्ट वाला? हेलो, सबसे लास्ट वाला? लास्ट का सर। अच्छा, उस लास्ट से एग्जाम्पल आने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। एक देखिए, रूल नंबर
पर डिपेंड बेस्ड है। यस सर। ये क्वेश्चन को देखिए आप कि सॉल्व डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई और प्लस डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू e to the power 3x plus 2y. Solve the del square z upon del x square plus 2 into del square z upon del x del y plus del square z upon del y square equals to e 3 to the power 3x plus 2y. That is a homogeneous equation. और ये homogeneous equation इसके जो जितने भी ऑर्डर हैं ये सभी इक्वल हैं और सभी इक्वल होने से यह होमोजेनियस इक्वेशन हो जाती है। इस होमोजेनियस इक्वेशन को यदि आप ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे इट कैन बी सॉल्यूशन देखेंगे सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन कैन बी written as इस तरह से ऑपरेटर के फॉर्म में लिख रहा हूं तो डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एंड डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर और e टू द पावर 3x प्लस 2y। क्लियर? अब इसमें से देखिए आप अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना है तो नाउ auxiliary equation is d के बदले में आप m रखेंगे और d डैश के बदले में 1 रखेंगे तो दैट इज m स्क्वायर प्लस 2m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और ये वाला जो टर्म्स होते हैं यानी f ऑफ d डैश इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा। इस केस में देखिए कि इसको यदि फैक्टराइज किया जाए तो इस फैक्टराइज में आप m का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं दैट इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड m का वैल्यू जो होगा -1 क्लियर? देयरफॉर द कंप्लीमेंट्री फंक्शन ये जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन CF डिफाइन करते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है यानी CF इज F1। यहां पर देखिए आप कि इसके जो रूट्स हैं वह रिपीटेड है। यदि रिपीटेड होता हो तो इस फॉर्म के लिए आप क्या लिखते हो कि ये जो माइनस है -x हो जाएगा। फिर इसमें देखिए आप क्या कि यदि रिपीटेड होता हो तो x मल्टीप्लाई F1 y माइनस x हो जाएगा। तो ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हो गया। क्लियर? हेलो? अब जो है नहीं यस सर। ये क्लियर तो हो गया होगा, ये आसान है। अब देखिए आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड हाँ सर। हाँ बोलिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल के यस सर, ये आसान था सर। क्या? हाँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड की जाती है? रूल नंबर 1 से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो डिफिनेशन से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर। अब जो है राइट हैंड के जो भी फंक्शन है e3x प्लस 2y। अब इसमें देखिए आप चूंकि फर्स्ट रूल जो है एक सिंपल रूल है x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट। x के कोफिशिएंट को d के बदले में और d डैश के बदले में y के कोफिशिएंट को रखा जाए
तो ये जो है 1/d यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू d3 इंटू d डैश टू y के कोफिशिएंट प्लस ये जो है y के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा और ये फॉर्म जो है ये 3e⁻3x प्लस 2y ऐसा ही रह जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो e⁻3x प्लस 2y अपन इसको यदि आप 9 और 12 21 और 4 यानी 50 यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज CF प्लस PI होता है। तो CF का वैल्यू F1 y माइनस एक्स प्लस x इंटू F1 y माइनस एक्स प्लस e⁻3x प्लस 2y अपन 25 ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? हेलो 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 Yes, sir. ये क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये हल्का है दूसरे पर्टिकुलर रूल के। Yes, sir. अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, और इस एग्जाम्पल में आप दूसरे रूल पर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए आप। तो जिस तरह से आप ये फर्स्ट वाला रूल से आपने सॉल्यूशन किया है करीब करीब सब मेथड वही है, कहीं रूल जो है ना जब उसमें डिफरेंट होता है तो उस रूल को अप्लाई करेंगे तो वह जो है तो यहां देखिए आप एग्जाम्पल 2 है जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के 2 पर डिपेंड कर रहा है कि डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर, ये जेड डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस 2y। ये तो यहां पर देखिए डेरिवेटिव के इक्वल ऑर्डर है इसीलिए यह जो होमोजेनियस इक्वेशन है। अब इसको ऑपरेटर के फॉर्म में यदि आप लिखेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश दैट इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2y। अब इस केस के लिए आप क्या करते हैं एक्सोलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए। तो इस केस में क्या होता है फॉर एक्सोलरी इक्वेशन d is m and d dash is 1, f of d and d dash is 0, that is m square minus m is 0। जब फैक्टराइज करेंगे तो m का वैल्यू 0 और 1 आएगा। अब m का वैल्यू रूट्स हमें फाइंड हो गया है तो CF इज, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ रूट्स है तो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ रूट्स के लिए यहां पर एक वैल्यू 0 है तो y प्लस 0 इंटू एक्स फर्स्ट वाला रूट्स के लिए, सेकेंड वाले रूट के लिए y प्लस x इंटू 1 इंटू एक्स दैट इज f ऑफ 1y और प्लस f2 y प्लस x हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑब्टेन करने के बाद आप पी आई फाइंड करते हैं
तो नाउ पी आई इक्वल्स टू 1 अपन डी स्क्वायर माइनस डी एंड डी डैश इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 2y। क्लियर? अब जो है इसमें देखिए आप साइन एक्स और कॉस 2y। अब यदि इसमें आप एक ऐसे, चूंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है और साइन और कॉस का वैल्यू यदि ऑपरेटर के फॉर्म में यदि पुट करना चाहेंगे तो यह पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि साइन का वैल्यू और कॉस के वैल्यू एक ही होती है और उस कॉस के वैल्यू को पुट करने के आफ्टर यह जो है इसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाती है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म अप्लाई करते हैं जिसमें कि साइन और कॉस का वैल्यू हमको एक एडिंग या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में यदि आ जाता है तो ये हमें आसान हो जाती है। इस केस के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला का अप्लाई करता हूं और वह फॉर्मूला क्या होती है, यदि 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2y का फॉर्म रहे, यानी इस फॉर्मूला को हम इस टाइप में आप जानते हैं कि यदि 2 इंटू 2 साइन a इंटू कॉस a दैट इज साइन a प्लस b, साइन a प्लस b प्लस, यहाँ b दे देता हूं, और ये साइन a माइनस b के फॉर्म आ जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला का जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इस केस में 1/2 और डी स्क्वायर माइनस डी एंड डी डैश इज साइन एक्स प्लस 2y प्लस साइन एक्स माइनस 2y हो जाएगा ये। अब इसमें देखिए आप 1/2, चूंकि सभी में प्रोडक्ट है इसलिए 1/2 को हमने अलग किया हूं, तो डी स्क्वायर डी एंड डी डैश साइन एक्स प्लस 2y और प्लस 1 अपन डी स्क्वायर माइनस डी एंड डी डैश साइन एक्स माइनस 2y के फॉर्म को हम इस तरह से कैन बी रिटन। अब जो है रूल्स, सेकेंड रूल से आप इसमें x, ये साइन के फॉर्म का जो x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट को आप पुट करते हैं। यदि x के कोफिशिएंट इज d का मतलब ये x का कोफिशिएंट 1 है और डी स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 और उसके बाद माइनस डी और डी डैश का वैल्यू होता है ये y के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट। आप माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 1 इंटू 2 और ये साइन x प्लस 2y। इस अब आइए दूसरे केस में, अब 1 अपन ठीक उसी तरह से x के कोफिशिएंट माइनस, यहां माइनस है तो माइनस 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 हो जाएगा, चूंकि इसका वैल्यू भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है तो प्लस हुआ, फिर इसके जो वैल्यू होगा वह माइनस में हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या देखते हैं कि दैट इज -1 +1, तो ये जो हो जाएगा तो माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ये जो प्लस ये माइनस ही होगा तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा और साइन एक्स माइनस 2y। तो इस तरह से अब इसका यदि कैलकुलेट करेंगे तो पी आई हमें फाइंड हो जाएगा। यहां देखिए, हेलो हेलो
यस सर। क्लियर हो रहा है? तो पी आई इज हाँ सर। 1/2, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/1 साइन x प्लस 2y, और इसमें माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 1/3 साइन x माइनस 2y। तो इस तरह से हम पी आई को फाइंड कर लिया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होती है, तो इसको देखिए आप, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन CF प्लस PI, और CF और PI को यदि आप ऐड करेंगे तो CF कितना है, F1y प्लस F2y माइनस x, y माइनस x की y प्लस x, और ये PI जो है 1/2 साइन x प्लस 2y माइनस 1/6 साइन x माइनस 2y। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन है, हमें ऑब्टेन हो गया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो सेकेंड रूल है उस पर हमने दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व किया। अब आइए तीसरे नंबर का एग्जाम्पल, जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के थर्ड रूल पर यह डिपेंड है, और पर्टिकुलर रूल के थर्ड नंबर पर यह डिपेंड है, और उसमें जो है आप देखें कि यदि इसका एक्सपेंशन होती है तो उस केस में क्या होता है, और एक्सपेंशन के बदले में यदि जनरल रूल का हम अप्लाई करेंगे तो यह भी पॉसिबल है। तो इस केस के लिए हम पहले ये जो है थर्ड रूल पर डिपेंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये देखिए, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3dd डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर 12xy है। ये इक्वेशन है जो कि ऑपरेटर फॉर्म में ही गिवन है। यदि ऑपरेटर फॉर्म में गिवन होता हो तो हमें एक स्टेप लिखना नहीं पड़ता। तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 3dd d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर 12xy। अब इसको क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन is d is m and d dash is 1, f of d and d dash equal to 0, that is m square plus 3m into 1 plus 2 1 का स्क्वायर इज 0। जब इसका फैक्टराइज करेंगे तो इस फैक्टराइज का वैल्यू होगा m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन m का वैल्यू -1 -2। तब कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड करेंगे तो दैट इज डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशंस। वी हैव f1 y minus x plus f2 y minus 2x। क्लियर? हेलो, क्लियर? हाँ सर, यस सर। अब आइए आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए। आप पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये जो थर्ड रूल है उस पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आप जनरल रूल से अप्लाई करेंगे तो और भी
ये जो है इजी हो जाता है। तो जनरल रूल से ही इसको हम कंप्लीट करता हूं, और चूंकि यह जो है जनरल रूल से, किस तरह से जनरल रूल से हम नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल में इज 1 अपन डी स्क्वायर प्लस 3d डैश डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू 12xy, ये जो राइट हैंड फंक्शन है। और इसमें आप क्या देखते हैं कि ये जो है यदि x और y यानी कि x के और y के जो प्रोडक्ट फॉर्म है, इस प्रोडक्ट फॉर्म के लिए आप किस तरह से यदि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट कैसे आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो फैक्टराइज है पहले से, यानी कि d प्लस 2d डैश इंटू d प्लस d डैश, ये जो फैक्टराइज है, इसको अलग अलग हम क्या करता हूं, इसका कैलकुलेशन करके पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। अब यहां पर एक, यहां जो आपको कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हुआ है, हमने जनरल रूल में ऐसा डिस्कस किया है कि फर्स्ट वाला जो फॉर्म है, यानी कि इसमें ये जो है ज्यादा से ज्यादा ये देखना होता है कि y माइनस एक्स है, और y माइनस एक्स वाला जो टर्म्स है, जो आपको रूट्स फाइंड हुआ है, उस रूट्स के लिए क्या करते हैं, जो भी इसमें टर्म फर्स्ट टर्म हम फाइंड किए हैं, तो उसके लिए फर्स्ट में d प्लस 2d डैश को निकाल करके हम 1 अपन d एंड प्लस d डैश के जो सबसे पहले इसका ऑपरेशन कर रहा हूं, तो इसके वैल्यू जो है y माइनस एक्स को c मानते हैं, जनरल रूल कहता है। तो यदि y माइनस एक्स इज c, तो y इज x प्लस c हो जाएगा। यदि y इक्वल्स टू x प्लस c हो जाता है, और यदि यह केस यदि आ जाता है, तो उस केस में आप क्या देखते हैं कि जब ये जो है d प्लस डी डैश, ये इसकी जो है वर्किंग इंड कर जाती है, और इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह और 12 ये वैल्यू y के जगह पर x इंटू एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, जब इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूं, तो 1 अपन डी प्लस 2d डैश, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और एक्स सी है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी एक्स, ये जो है इस तरह से इसका जब इंटीग्रेशन हो जाती है, इस इंटीग्रेशन में आप क्या देखते हैं कि एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी एक्स, अब जो है x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई है सी एक्स में, तो x डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड, ठीक, तो 12 एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहां पर आपने जो इसका कैलकुलेट किया है, इसमें c का जो वैल्यू नहीं, अब c के वैल्यू को पुट करना है। यदि c के वैल्यू को पुट किया जाए, तो दैट इज 1 अपन d प्लस 2d डैश एंड 12 से मल्टीप्लाई करके ये भी हो सकता, ये जो है 12 इंटू, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू सी का वैल्यू, c इज द y माइनस एक्स एंड y माइनस एक्स, और ये जो है प्लस एक्स क्यूब बाय 3। अब क्या करता हूं कि ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर आप क्या करते हैं, फिर ये जो y माइनस 2x है, वहां पर y की वैल्यू को पुट करूंगा, तब ये जो है d प्लस 2d डैश की जो वर्किंग होती है,
इंड कर जाती है, और इस तरह से पी आई हमें फाइंड हो जाएगा। 12 इंटू एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 माइनस एक्स क्यू बाय 2 प्लस एक्स क्यू बाय 3। अब इसको यदि कैलकुलेट किया जाए तो दैट इज 1 upon d plus 2d dash and 12 x square y by 2, और ये माइनस का 1 यानी x क्यूब बाय 6। अब क्या करता हूं, ये जो सेकेंड वाला है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के सेकेंड टर्म जो है उसको हम y यानी y इक्वल टू c प्लस 2x के फॉर्म करते हैं। क्योंकि यहाँ पर y माइनस 2x है जिसे हमने c एज्यूम किया है, तो ये जो वर्किंग है इसका 1 अपॉन d प्लस 2d डैश का इंड कर जाती है, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दूंगा तो 12 इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई, व्हाट y is c plus 2x into dx by 2, और इसमें तो y x क्यूब बाय 6। केवल इसी का इंटीग्रेशन होना है, और यदि इसका इंटीग्रेशन होता है तो इस केस में 12 इंटू एक्स क्यूब बाय 1 बाय 2 है, इसमें एक्स क्यूब बाय 3c प्लस 2x टू द पावर 4 बाय 2, और ये जो है dx x क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय dx माइनस एक्स क्यूब बाय 6। अब जो इसको c का वैल्यू को पुट किया जाए, c के वैल्यू को पुट किया जाए तो दैट इज 1 बाय 2 इंटू 3, और एक्स क्यूब c इज y minus 2x, और 2 कैंसिल, प्लस x to the power 4 minus x cube by 6, एंड जब इसमें 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x क्यूब y माइनस 12x to the power 4 प्लस x to the power 4 माइनस x to the power 4 माइनस 12x, इसमें 12 होगा 12x to the power 4 एंड 2x क्यूब। जब इसको कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेशन में आपको आएगा दैट इज 2x क्यूब y and minus 12x to the power 4 minus 2x क्यूब। अब इस 2x क्यूब और 2x क्यूब कॉमन कैन बी कॉमन, we have to x क्यूब जब इंटीग्रेट किया, ठीक, 2 cx क्यूब बाय 3 एंड x 4 बाय 4 छूट गया है 4, and that is 4 and 4 by 3 हो जाएगा। तो इस तरह से पी आई इस कैलकुलेशन को और देखेंगे। अब ये जो है पी आई फाइंड कर लिया तो कंप्लीट यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन ये सी एफ प्लस पी आई फाइंड कर लेंगे। सी एफ इज f1 y minus x plus f2 y minus 2x, and that is
2x³ minus 21x4 minus 2x³ इस कैलकुलेशन को चेक करेंगे। और नहीं तो ये वीडियो में आप देखेंगे, पहले से यूट्यूब पर है। तो इस तरह से हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. ये कैलकुलेशन को चेक करेंगे और ये थोड़ा सा ये कोफिशिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए, और ये करेक्ट है। और यदि इसमें और भी कंफ्यूजन को कुछ होता हो तो वीडियो बना हुआ है, देख लेंगे। और इसको समझे क्या, ये जनरल मेथड से है, जनरल मेथड से है। हेलो हाँ सर। हाँ तो समझ गए। दूसरा आप देखिए, अब जो है इसका एग्जाम्पल नंबर 4, इसी रूल 4 पर जो डिपेंड है, 4 जो डिपेंड है उसी पर आप देखेंगे। यानी 4 वाला जो रूल है उस फंक्शन में देखें कि कोई भी एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, अरे एग्जाम्पल 4 solve d² plus d and d dash minus 6d dash का स्क्वायर y cos x। y और cos x दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है। रूल नंबर, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल नंबर 4 है ये। और इस 4 पर ये सॉल्यूशन इस तरह से, पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो d² प्लस d इंटू डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू cos x। अब इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस m इंटू 1 माइनस 6 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, because d is m and d dash is 1 and f of d dash equals to 0। अब इसका यदि फैक्टराइज किया जाए तो फैक्टराइज दैट इज m minus 2, m minus, so the factorize means 6 plus 5 and 3 plus 2, और इसका जो है m plus 3 into m minus 2 is 0। m का वैल्यू -3 and 2, ये रूट्स हमें फाइंड हो गया। अब रूट्स यदि फाइंड हो गया है तो इस रूट से आप हम CF फाइंड करेंगे। तो CF यह डिस्टिंक्ट है F1 y माइनस 3x प्लस F2 y प्लस 2x। कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हो गया। अब जो है आप now particular integral is 1 upon particular integral is 1 upon d plus 3d dash into d minus 2d dash into y cos x। हेलो हेलो हेलो, जनरल रूल का यदि अप्लाई करता हूं
सबसे पहले पुट करना है, तो फर्स्ट में हमने y माइनस 3x रखा है, तो इसको सेकेंड चांस, इसको फर्स्ट चांस दीजिए। तो 1/d माइनस 2d डैश। अब इसमें देखिए आप 1/d प्लस 3d डैश इंटू y cos x है, वो हमने फर्स्ट चांस में इसको सॉल्व करने का। अब देखिए, जब जनरल रूल का अप्लाई करता हूं, तो जनरल रूल से ये जो फर्स्ट वाला कंप्लीमेंट्री फंक्शन का है उसे c फाइंड करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो y प्लस हो गए प्लस, तो y प्लस 3x, तो y का फाइंड करने के बाद ये y का वैल्यू c माइनस 3x हो जाएगा। तब ये 1/d माइनस 2d डैश, अब ये इसके जो वर्किंग है वो इंड कर जाती है और उसके बदले में इंटीग्रेशन हो जाता है। तो c माइनस 3x इंटू कॉस x इंटू dx। जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा और 1/d माइनस 2d डैश और इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू कॉस x dx माइनस 3 इंटू x कॉस x dx। अब देखिए आप जब इंटीग्रेशन करता हूं तो 1/d माइनस 2d डैश और cos x का इंटीग्रेशन sin x और माइनस 3 इंटू, अब इस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, तो माइनस माइनस प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 एंड दैट इज cos x। क्लियर? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट और उसके बाद माइनस होती है और इसको हम चेन रूल से हमने बताया था इंटीग्रेशन आपको सेकेंड सेमेस्टर में कि यह जो है कि इसके जो इंटीग्रेशन फॉर्म आपने लिखा है, फिर इसका इंटीग्रेशन इसमें यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो फुल हो जाती है, इसमें तो अब x प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। इट मीन्स दैट कि ये फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस ये जो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, तो ये चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहिए। तो इस तरह से हम इसका यदि इंटीग्रेशन कर लेता हूं, अब आफ्टर दैट c का वैल्यू पुट करता हूं जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग। यदि जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग यदि c का वैल्यू आप पुट करते हो तो दैट इज 1/d minus 2d dash and c sin x minus 3x sin x minus 3 cos x. Now we have pi is 1/d minus 2d dash। अब इसमें c का वैल्यू को पुट करना है। c is y plus 3x into sin x minus 3x sin x और minus 3 cos x। अब जो है
इसको यदि कैलकुलेट किया जाए तो 2dd डैश एंड y साइन x प्लस 3x साइन x माइनस 3x साइन x माइनस 3 cos x, ये 3x कैंसिल एंड इट इज d माइनस 2d डैश और y साइन x और माइनस 3 cos x। फिर आप इसमें जनरल रूल में क्या करते हैं, सेकेंड टर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को c डिफाइन करते हैं, c एज्यूम करते हैं। तो c इज व्हाट इज c? c इज एक y माइनस 2x, y माइनस 2x, तो y माइनस की y प्लस 2x, y माइनस 3x तो हमने पुट किया है। अब y c माइनस 2x, अब इसमें जब ये वैल्यू पुट करूंगा c का, तो ये जो है इसकी वर्किंग इंड कर जाती है y प्लस 2x और इसका इंटीग्रेशन साइन x 3 cos x इंटू डी एक्स इसमें और इंटीग्रेशन, तो ये जो y साइन x dx है, व्हाट y साइन y इज c प्लस c माइनस 2, y का वैल्यू c माइनस 2 है, तो c माइनस 2x और इसमें यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x dx माइनस 2 इंटू एक्स साइन x dx और माइनस 3 cos x। जब इसको हम इंटीग्रेशन करता हूं तो दैट इज माइनस साइन x cos x माइनस, इसमें देखिए ये 2 जो है फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट माइनस फर्स्ट पार्ट का ये जो डिफरेंशिएशन है माइनस 1 एंड cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब जो है माइनस 3 cos x दैट इज माइनस c cos x माइनस माइनस प्लस 2x cos x और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 sin x माइनस 3 cos x। अब इसमें c का वैल्यू पुट करता हूं, c इज द y प्लस 2x माइनस y cos x माइनस 2x cos x प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x माइनस 3 cos x। अब देखिए ये कैंसिल, अब y cos x माइनस y cos x माइनस 2 sin x माइनस 3 cos x, ये pi का वैल्यू हो जाएगा। अब ये जो pi का वैल्यू होगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमें फाइंड हो जाती है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, तो इस तरह से y cos x और 2 sin x दैट इज 3 cos x और इस तरह से y 2 sin x into cos x, ठीक। अब कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। तो इस तरह से CF F1 y प्लस 3
y plus 2x and f2 y minus 3x and minus cos x plus 2 sin x plus 3 cos x। इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो जाता है। हेलो हेलो लाइन लाइन पर